अपनी आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है वो एक्चुअली आपको बताएगी पार्टिकल्स, गैसेस पार्टिकल्स के बिहेवियर के बारे में। मतलब हम इस थ्योरी में पढ़ने वाले हैं गैसेस का माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या बिहेवियर रहेगा वो। तो इसके पोस्टुलेट्स हैं कुछ, वो हम स्टार्ट करते हैं। तो नंबर वन पोस्टुलेट, जो सबसे पहला पोस्टुलेट है वो बताता है कि एवरी gas consists of large number of very small identical particles called molecules। तो पहला पोस्टुलेट आपको बताता है कि जो गैस है, कोई भी गैस है, दुनिया की कोई भी गैस, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे एक जैसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इट मींस यहां पे हम इस पोस्टुलेट में हम बात कर रहे हैं कॉम्पोजिशन ऑफ गैस की, कॉम्पोजिशन ऑफ गैस। सो ये जो पोस्टुलेट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का, दिस पोस्टुलेट इज in accordance with particle और molecular nature of gases। तो पहला पोस्टुलेट आपको बताता है कि गैसेस जो है वो उनका पार्टिकुलर या मॉलिक्यूलर नेचर है। पार्टिकल लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे नेचर डिसाइड होता है गैस का, क्योंकि वो बनता है छोटे छोटे आइडेंटिकल बहुत सारे पार्टिकल्स है जिनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो ये है फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेकंड पोस्टुलेट, वॉल्यूम occupied by the gas molecules is negligible as compared to the total volume of गैस। मतलब क्या है इसका? गैस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। कहने का मतलब ये है कि जो वॉल्यूम जो गैस मॉलिक्यूल्स ने एक्चुअली ऑक्यूपाई किया हुआ है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कम है और जो उन्होंने जगह घेर रखी है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए गैस जो होती है वो बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबल है। गैस कैन बी इजीली कंप्रेस, बहुत जल्दी कंप्रेस हो सकती है। तो यहां जो ये पोस्टुलेट है, ये पोस्टुलेट बताएगा आपको मॉलिक्यूलर वॉल्यूम के बारे में। तो ये क्या बताएगा मॉलिक्यूलर वॉल्यूम के बारे में? ये कहता है कि the volume occupied by the gas is the sum of the volume of gas particles and also of the empty spaces among them। तो क्या है वॉल्यूम? जो गैस की वॉल्यूम है वो एक्चुअली वो गैस की वॉल्यूम नहीं है, उसमें सम टोटल है पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स के वॉल्यूम का और जो खाली स्पेसेस है उनके वॉल्यूम का सम टोटल को हम गैस का वॉल्यूम कंसीडर करते हैं। तो हम यहां कह सकते हैं कि thus gas is highly
कंप्रेसिबल, तो हम कह सकते हैं गैस जो हाईली कंप्रेसिबल है एंड इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, एक ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इट हैज बीन observed that the volume of the molecules in diatomic molecules like H2 or O2 or N2 is less than 0.1% of the total volume of gas। मतलब ये फैक्ट क्या कह रहा है आपको, ये फैक्ट बताता है कि ये ऑब्जर्व किया गया है, ये पता चला है कि जो वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स की गैस, डायटोमिक गैस जैसे कि H2 O2 N2 है, इन गैस के मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम वो 0.1% ही है, किसके कंपैरेटिवली, जो उन्होंने जगह घेर रखी है उसके कंपैरेटिवली। तो देख लीजिए 100% वॉल्यूम जो है उसमें से एक्चुअल वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स की सिर्फ 0.1% है। सो ये बता रहा है आपको मॉलिक्यूलर वॉल्यूम के बारे में पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट पे आ जाते हैं। थर्ड पोस्टुलेट कहता है मॉलिक्यूल्स in a gas are in constant state of motion and also collide with one another। मॉलिक्यूल्स है घूमते रहते और घूमते घूमते एक दूसरे से टकराते भी है। इस वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट उनके टकराने की वजह से द मॉलिक्यूल्स अंडरगो अ चेंज इन देयर पाथ एंड thus follows zigzag path and follows zigzag path। तो यहां क्या बताया गया है, यहां बताया गया कि मॉलिक्यूल्स चलते हैं, मोशन में रहते हैं, जो है वो एक पोजीशन उनकी फिक्स नहीं होती है, वो पोजीशन चेंज कर देते हैं, वो मूव करते रहते हैं। जब वो मूव करते हैं तो मूव करते करते वो आपस में टकराते भी हैं। जब वो टकराएंगे एक दूसरे से तो उस वजह से मॉलिक्यूल्स के पाथ बदलेंगे। जब एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है वो दूसरा उससे टकराएगा तो उसका रास्ता चेंज हो जाएगा। तो ये पाथ चेंज होने की वजह से वो एक जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते में वो चलते हैं। तो यहाँ पे इस पोस्टुलेट में मैं आपको बताने वाली हूं मॉलिक्यूल्स के जिगजैग पाथ के बारे में। नाउ a molecule follows a straight path till it collides with another molecule। तो ये जान लीजिए एक मॉलिक्यूल जो है वो सीधे रास्ते पे ही चल रहा है, लेकिन कब तक सीधे रास्ते पे चल रहा है, जब तक वो दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा नहीं जाता। मान के चलिए ये दो मॉलिक्यूल सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, अगर यहाँ टकरा जाते हैं तो उनके पाथ चेंज हो जाएंगे, वो जिगजैग मोशन, टेढ़े रास्ते उनके हो जाएंगे, तो वो सीधे रास्ते पे ही चलते हैं, वो अपनी तरफ से सीधे रास्ते पे ही चल रहे हैं, टकराने की वजह से उनके रास्ते बदल जाते हैं। सो अ मॉलिक्यूल फॉलोज अ स्ट्रेट पाथ टिल इट कोलाइड्स विद अनदर मॉलिक्यूल, राइट। उसके बाद क्या होगा, एंड undergoes a change in its path, फिर उनके रास्ते बदल जाएंगे। Now since the collisions are
molecule follows zigzag path। तो क्योंकि इनके टकराने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा है, तो उनके पाथ चेंज करने की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये गैस मॉलिक्यूल जिगजैग पाथ फॉलो करते हैं। तो ये हो गए आपके 3 पोस्टुलेट्स। आगे के पोस्टुलेट करते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट पे आ जाते हैं। नाउ फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है? द collisions of the gas molecules with one another and also with the walls of the container are perfectly elastic। मतलब क्या है इस चीज का? That is, there is no loss of energy during the collisions. However, the molecules redistribute their energies। ये पोस्टुलेट क्या कहता है? जो मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स का कोलिजन है, एक दूसरे से वो टकराते हैं, एक दूसरे से ही नहीं, वो कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं। जो टकराते हैं वो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब कि उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। कोलिजन में एनर्जी लॉस नहीं होता, बस एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एनर्जी टकराने के बाद, लेकिन एनर्जी लॉस नहीं होती, इसीलिए कोलिजन्स परफेक्टली इलास्टिक है। सो कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। तो यहां पे जो मैं आपको बताने वाली हूं, इस पोस्टुलेट में आपको बताने वाली हूं इलास्टिक कोलिजन्स के बारे में। नाउ द collisions of the gas molecules among themselves and also with the walls of the container are perfectly elastic। मतलब collisions are frictionless, कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस है, and there is no loss of kinetic energy in the collisions। कोई काइनेटिक एनर्जी भी कम नहीं हो रही, काइनेटिक एनर्जी भी उतनी है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है खाली। तो फ्रिक्शनलेस कोलिजन्स है, फ्रिक्शन नहीं है कोलिजन्स होने के दौरान, फ्रिक्शन नहीं होता है, और ना ही काइनेटिक एनर्जी में कोई कमी आती है। सो देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द कोलिजन्स। अगर ऐसा होता, अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती या मोशन जो है इनका, कोलिजन जो है वो फ्रिक्शन लेस की जगह फ्रिक्शनल जो है कोलिजन होता, तब क्या होता? तो had it been so, अगर ऐसा होता तो क्या होता? Now had it been so, some energy might have been lost। अगर
लॉस काइनेटिक एनर्जी का होता तो एनर्जी लॉस होती, काइनेटिक एनर्जी भी तो एनर्जी का फॉर्म है, तो एनर्जी लॉस हो जाती। अगर ऐसा होता, एनर्जी लॉस हो जाती, तो क्या होता, द एंड मॉलिक्यूल्स will ultimately come to rest। फिर धीरे धीरे एनर्जी कम हो वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाते, और रेस्ट पोजीशन पे आ जाते तो वो सेटल हो जाते, ठीक है। बट दिस डजंट हैपन, ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम कहते हैं कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पोस्टुलेट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट, पोस्टुलेट नंबर 5 है। वो क्या कहता है, वो कहता है मॉलिक्यूल्स इन अ गैस डू नॉट interact with one another। वो एक दूसरे इंटरैक्ट नहीं करते, उनमें कोई फ्रेंडशिप नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। They do not interact with one another, right? Which means, जिसका मतलब क्या है, which means that they do not have mutual forces of attraction और रिपल्शन। उनमें ना तो अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि thus the molecules of a gas move independent of each other। एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव करते, किसी पे डिपेंड नहीं करता इनका मोशन, एक दूसरे पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करते। वो अपने खुद की उनकी इंडिपेंडेंस है, वो जहां मर्जी जाएंगे वहां जाएंगे, टकरा गए तो पाथ बदल जाएंगे, एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट होगी, कुछ नहीं होगा वो, ठीक है। उनमें कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन कुछ नहीं है। तो यहां पे मैं आपको बताने वाली हूं इस पोस्टुलेट में मॉलिक्यूल्स के बारे में कि देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं इस पोस्टुलेट में। सो व्हेन द pressure on a gas is decreased। अगर आप प्रेशर कम कर दे गैस का तो क्या होगा, when the pressure of the gas is decreased क्या होगा, it will expand, it expands, फैलने लग जाती है गैस, एक्सपैंड होगी, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स रखिएगा। अगर प्रेशर डिक्रीज करने से कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस एक्सपैंड हो रही है, तो इसका क्या मतलब है, ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल तभी है जब इन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं है। अगर अट्रैक्शन होती या रिपल्शन होती तो ये एक्सपैंड नहीं करती। नॉर्मली एक्सपैंड करती है, अजनबियों की तरह पार्टिकल्स दूर होने लगते हैं जब प्रेशर रिलीज कर दिया जाता है। सो हम कह सकते हैं दिस हैपन्स ओनली इफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन आर एब्सेंट। ये तभी हो सकता है जब अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस इनके बीच में नहीं है। सो दीज आर द 5 पोस्टुलेट्स। अभी और पोस्टुलेट्स बाकी है, आगे डिस्कस करते हैं उनको हम। नाउ लेट अस डिस्कस 6th पोस्टुलेट। 6th पोस्टुलेट कहता है कि
by the gas molecules on the walls of the container per unit area. Now, जो प्रेशर गैस का होता है तो वो कैसे हम कंसिडर करते हैं, वो चेक किया जाता है कि कितने हिट्स रिकॉर्ड हुए हैं, कितने हिट्स किए हैं पार्टिकल्स ने, मॉलिक्यूल्स ने गैसेस के कंटेनर की वॉल पे एक पर यूनिट एरिया में, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रेशर कैलकुलेट होगा किसी भी गैस का. नाउ सिंस द gas molecule has no specific attraction, since the gas molecule has no specific attraction towards a पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई अट्रैक्शन नहीं है गैस मॉलिक्यूल की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन की कि वो लेफ्ट की तरफ ही जाएगी या राइट की तरफ जाएगी या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाती है, वो कोई अट्रैक्शन नहीं है उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से, तो वो इक्वली हर जगह पर प्रेशर एक्सर्ट करती है. सो देयर इज नो स्पेसिफिक अट्रैक्शन टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो हम कह सकते हैं कि इट exerts equal pressure on all sides. सारी साइड्स में वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है, सारी डायरेक्शन में वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है. इन ऑल डायरेक्शंस लिख देते हैं, ठीक है. तो सारी डायरेक्शन में वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है. तो यहाँ मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको pressure of the gas. I'm going to explain it here. Now, अभी यहाँ पे इसकी explanation दे दूँ तो मैं ये क्या कहूँगी कि since the molecules are in the constant state of rapid motion, कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन है, वो भी रैपिड मोशन है. सो हम कह सकते हैं दे कोलाइड, वो कोलाइड करते हैं किससे, विद ईच अदर, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, एंड ऑल्सो विद द walls of the कंटेनर की वॉल से भी. तो इससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट दे इम्पार्ट मोमेंटम. टकराने से मोमेंटम आएगा, किस पे, मोमेंटम जनरेट होगा, मोमेंटम इम्पार्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स, और मोमेंटम इम्पार्ट करेंगे तो क्या आएगा, एंड दिस लीड्स टू द प्रेशर ऑफ द गैस. इससे गैस का प्रेशर जनरेट होगा. ये हो गए 6 पॉइंट. एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं. लास्ट पोस्टुलेट है ये, सेवेंथ नंबर पोस्टुलेट क्या कहता है कि the average kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to the Kelvin टेम्परेचर. जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है
है गैस मॉलिक्यूल्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केल्विन टेम्परेचर के, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटा दोगे काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहां बात करने वाली हूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में यहां बात करूंगी। तो लेट्स डिस्कस नाउ ऑल द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस, जो गैस के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, may not have सेम एनर्जी। जरूरी नहीं है सारे पार्टिकल्स की सेम एनर्जी हो या स्पीड हो, सेम स्पीड भी नहीं हो सकती, सेम एनर्जी भी नहीं हो सकती, एंड दस अगर ऐसा है सेम नहीं है तो दस द सेम काइनेटिक एनर्जी, तो उनकी सेम काइनेटिक एनर्जी भी नहीं हो सकती है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², राइट। लेकिन मैंने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट, तो हाउ एवर एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, देयर एवरेज काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल्स की चेंज नहीं होगी। हम कह सकते हैं इसका मतलब क्या है, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। सो दीज वर द 7 postulates of kinetic molecular theory of gases.